कहानी की शुरुआत भविष्य के एक दौर से होती है, जब सूरज की सतह पर हुए भयानक और विस्फोटक विस्फोटों की वजह से धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इस तबाही के बाद पृथ्वी पर किसी भी जीव का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इन विनाशकारी विस्फोटों को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अगर कोई इंसान सीधे धूप में निकल जाता तो उसका शरीर तुरंत जलने लगता। इस भयावह घटना के 15 साल बाद हम एक इंजीनियर से मिलते हैं जिसका नाम फिंच है। फिंच अपने रोबोट साथी डेवी के साथ बाहर खाने पीने का सामान ढूंढने निकला हुआ था। सूरज की जानलेवा अल्ट्रावायलेट किरणों से खुद को बचाने के लिए उसने एक खास तरह का सूट पहन रखा था जो उसके पूरे शरीर को रेडिएशन से सुरक्षित रखता था। साथ ही अगर रेडिएशन का स्तर ज्यादा बढ़ने लगता तो यह सूट उसे पहले ही चेतावनी दे देता था कि कहीं छिप जाना चाहिए। खैर, फिंच हल्की हल्की धुन गुनगुनाता हुआ डेवी के साथ एक स्टोर में पहुंचता है। वहां से वह डॉग फूड के साथ साथ बाकी जरूरी सामान भी इकट्ठा करता है। उस जगह जमीन पर कई लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन फिंच और डेवी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। काम पूरा होने के बाद फिंच उस इमारत पर एक निशान बना देता है ताकि अगली बार उसे याद रहे कि यह जगह पहले ही खाली की जा चुकी है। इसके बाद वह एक ट्रक में बैठता है और नक्शे की मदद से एक सुनसान शहर की ओर बढ़ता है। वह शहर चारों तरफ से रेत में दबा हुआ था और वहाँ इंसानी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। इसी वजह से फिंच रास्ता बनाते हुए अपनी गाड़ी से रुकावटों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके सूट ने उसे चेतावनी दी कि आगे एक बेहद खतरनाक तूफान आने वाला है। फिंच तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जल्दबाजी में वह कई गाड़ियों से टकराता हुआ आखिरी वक्त पर उस शहर से बाहर निकल पाता है। कुछ ही देर बाद वह अपनी अंडरग्राउंड लैब तक पहुँच जाता है। दरअसल यह जगह पहले उसी स्पेस एनर्जी कंपनी की थी जहाँ फिंच कभी काम करता था। तूफान अब भी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिंच डेवी को खींचते हुए इमारत के अंदर पहुँच जाता है और इस तरह दोनों की जान बाल बाल बच जाती है। सुरक्षित होने के बाद फिंच अपने सूट और डेवी को अच्छी तरह साफ करता है। फिर जब वह खुद नहा रहा होता है तो अचानक उसे तेज खांसी आने लगती है। तभी यह खुलासा होता है कि खतरनाक रेडिएशन की वजह से फिंच के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सब कुछ साफ करने के बाद फिंच अपने छोटे से कमरे में जाता है। उसे देखते ही उसका कुत्ता गुड़ैयर दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। फिंच प्यार से उसे सहलाता है और फिर अपने कुत्ते को खाना देता है जो वह बाहर से लेकर आया था। खुद फिंच सिर्फ एक ड्रिंक पीकर ही रुक जाता है क्योंकि उसके पास खाने का सामान अब बहुत सीमित रह गया था। बाद में वह फ्रिज में रखे पीच के कैन को लालच भरी निगाहों से देखता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लेता है। वह उस कैन को किसी खास मौके के लिए बचा कर रखता है। इसके बाद फिंच अपने सबसे अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है। दरअसल वह एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा था जो उसके मरने के बाद भी गुड़ैयर का ख्याल रख सके। फिंच के एक रोबोट ने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर ली थी, जिससे उन सभी की जानकारी एक बड़े डेटाबेस में सेव हो चुकी थी। अब फिंच उसी डेटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में डालने वाला था। काम के बीच बीच में वह थोड़ा ब्रेक लेता और अपने कुत्ते के साथ बॉल कैच खेलने लगता। शाम के वक्त फिंच रेडिएशन पर एक किताब पढ़ रहा होता है और उसे गहरी निराशा घेर लेती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। इसी वजह से वह सोने के बजाय अपने रोबोट पर काम जारी रखता है। उसने रोबोट का सिर लगभग पूरा बना लिया था, बस आंखों की कमी रह गई थी। इसलिए वह डेवी की आंखें निकाल लेता है और कहता है कि बाद में वह नई आंखें लगा देगा। जैसे ही वह रोबोट को एक्टिवेट करता है, वह बोल तो नहीं पाता, लेकिन सिर हिलाकर फिंच के सवालों का जवाब देने लगता है। यह देखकर फिंच बेहद खुश हो जाता है। इसी वजह से फिंच बिना देर किए रोबोट की बोलने की समस्या भी ठीक कर देता है। आखिरकार रोबोट बोलने लगता है। उसे बोलते देख फिंच का कुत्ता गुड़ैयर थोड़ा घबरा जाता है और उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। इसके बाद रोबोट अपना नाम जेव चुनता है और अपने मालिक फिंच को बताता है कि डेटाबेस में आपने जो भी जानकारी डाली है वह सब कुछ वह जानता है। उसकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक रोबोट को फिंच के हर आदेश का पालन करना होगा, जिसमें सबसे पहला नियम यह था कि वह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर फिंच जेव को समझाता है कि उसका असली मकसद है मेरे मरने के बाद गुड़ैयर का ख्याल रखना। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। फिंच बाहर जाकर विंड टरबाइन को दोबारा चालू करता है। उधर जेव गुड़ैयर से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता बस उसकी टांग पर पेशाब करता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच फिंच को दूर आसमान में एक बेहद भयानक तूफान आता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत अंदर भागता है और जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट कर देता है। तभी यह खुलासा होता है कि अगले 24 घंटों में 4 अलग अलग तूफान आपस में टकराकर एक विशाल बवंडर बना देंगे जो करीब 40 दिनों तक चलता रहेगा। इतने खतरनाक बवंडर
से बच पाना नामुमकिन था। इसीलिए फिंच जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ने का फैसला करता है। अंत में वह अपना संभाल कर रखा हुआ पीच का कैन खा लेता है और नाक से बहते खून को नजरअंदाज करते हुए नक्शे पर नजर डालता है। उसे एहसास होता है कि बचने का आखिरी रास्ता यही है। अब उन्हें पश्चिम दिशा में सैन फ्रांसिस्को शहर की ओर जाना होगा। इसके बाद फिंच जेफ के शरीर को पूरा करने के काम में लग जाता है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा देता है। फिर भी गणना करने पर उसे पता चलता है कि काम सिर्फ 72% ही पूरा हो पाएगा, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। आखिरकार वह रोबोट के शरीर को उसके सिर से जोड़ देता है और जेफ खड़ा हो जाता है। फिर फिंच उसे चलना सिखाता है, जिसे देखकर गुड़ैयर और ज्यादा भौंकने लगता है। जेफ 2-4 बार लड़खड़ाकर गिर भी जाता है। इसके बाद फिंच अपना सारा जरूरी सामान बांध लेता है। उधर आंखें न होने की वजह से डेवी बार बार चीजों से टकरा रहा था, इसलिए फिंच अपने सिक्योरिटी कैमरों की मदद से उसे नई आंखें दे देता है। इसके बाद पूरी टीम आरवी में बैठकर रवाना हो जाती है। रास्ते में वे देखते हैं कि आसपास के सारे इलाके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। तब फिंच उन्हें धरती के सुनहरे दिनों के बारे में बताता है, जब यहाँ सुंदर फूल और जानवर आजाद घूमते थे। इसी दौरान फिंच नोटिस करता है कि जेफ के सिर में एक स्क्रू ढीला हो गया है। इसलिए जब वे एक नए शहर में पहुंचते हैं तो फिंच उसे एक जगह रोककर उसकी मरम्मत कर देता है। जब फिंच काम में व्यस्त होता है तब जेफ उसकी पोस्टकार्ड कलेक्शन देखता है। फिंच सैन फ्रांसिस्को के पोस्टकार्ड को खास संभाल कर रखता था, क्योंकि यह उसे उसके किसी बेहद करीबी ने भेजा था। फिर जेफ कहता है कि उसे सिडनी का पोस्टकार्ड बहुत पसंद आया है और वह वहाँ जाना चाहता है, लेकिन बिना हवाई जहाज के वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था। तो आखिर में वह कहता है, कोई बात नहीं, सैन फ्रांसिस्को भी काफी अच्छा है, वहीं घूम लेंगे। मरम्मत पूरी होने के बाद फिंच कहता है कि अब वह खाने के लिए कुछ ढूंढने बाहर जाएगा, लेकिन जब डेवी को पता चलता है कि इस बार फिंच उसे नहीं बल्कि जेफ को साथ ले जा रहा है तो वह बहुत उदास हो जाता है। खैर, जब वे सड़क पर निकलते हैं तो फिंच जेफ को समझाता है कि सामान कैसे इकट्ठा किया जाता है। घूमते घूमते वे आखिरकार एक मूवी थिएटर तक पहुँच जाते हैं। उसका दरवाजा एक मोटी जंजीर से बंद था, लेकिन जेफ अपनी ताकत से उस दरवाजे को बड़ी आसानी से उखाड़ फेंकता है। अंदर जाकर जेफ पहली बार शीशे में खुद को देखता है और वह बेहद खुश हो जाता है। उधर फिंच को पॉपकॉर्न का एक बैग मिल जाता है। वह बाहर आकर जेफ को दिखाता है कि सूरज की किरणें इतनी तेज हैं कि कुछ ही पलों में सारे पॉपकॉर्न अपने आप भुन जाते हैं। लेकिन उसी जमीन पर उन्होंने देखा कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। अब वे तुरंत आरवी में बैठ गए और शहर से भागने लगे, मगर तूफान उन्हें अपनी चपेट में लेने ही वाला था। अब उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वे किसी सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम करें। तभी फिंच जेफ की मदद से आरवी को मोटी तारों से बांध देता है ताकि तूफान उसे उड़ा न ले जाए। फिंच अपनी बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए वह जल्दी थक गया। तब जेफ उसे वापस आरवी के अंदर भेज देता है और खुद जोर शोर से मेहनत करके सारा काम पूरा करता है। अंदर फिंच गुड़ैयर को एक कैबिनेट के अंदर भेज देता है और फिर जल्दी जल्दी सारी खिड़कियों को ढक देता है। इसके बाद वह जोर से जेफ को आवाज लगाता है। जैसे ही जेफ आखिरी तार बांधता है, तूफान उनकी आरवी तक आ पहुंचता है, लेकिन जेफ भी ठीक उसी वक्त अंदर कूद जाता है। तूफान के टकराते ही आरवी जोर जोर से हिलने लगती है। फिंच और जेफ थोड़े घबराए हुए अंदर ही रुके रहते हैं। बाहर एक एक करके सारी तारें टूटने लगती हैं और आखिर में सिर्फ एक ही तार बचती है। काफी देर तक आरवी हिलती रहती है और फिर आखिरकार तूफान चला जाता है। इसके बाद वे तीनों आरवी से बाहर निकलते हैं। फिंच देखता है कि अंत में वही तार बची थी जिसे जेफ ने पूरी ताकत और दिल से बांधा था। हालांकि उस तूफान ने आरवी का एक टायर भी खराब कर दिया था, तो जेफ अपने हाथों से पूरी आरवी को उठा लेता है ताकि फिंच आराम से टायर बदल सके। इसके बाद पूरी टीम वहीं रात गुजारती है और थोड़ा आराम करती है। अगली सुबह वे सोलर पैनल खोलते हैं और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जेफ भी गुड़ैयर पर भौंकने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह कुत्तों की भाषा सीख सकता है। लेकिन फिंच उसे समझाता है, चिंता मत करो, वक्त के साथ गुड़ैयर तुम पर भरोसा करना सीख जाएगा। रास्ते में चलते हुए जेफ फिंच से पूछता है कि आखिर भरोसा होता क्या है, लेकिन फिंच को समझ नहीं आता कि वह इसे कैसे समझाए। तब वह जेफ को अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाता है। वह बताता है कि जब वह अपनी पहली नौकरी में था तो उसके प्रोजेक्ट पर कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तब फिंच ने अकेले ही सारी सॉफ्टवेयर समस्याएं हल कर दी थी, लेकिन जब नाम देने की बारी आई तो उसने पूरी टीम का नाम लिखा और कहा कि यह काम सबने मिलकर किया है। इस तरह उसने सबका
भरोसा जीत लिया था। हालांकि जेफ को यह कहानी कुछ खास समझ में नहीं आती। इसी दौरान फिंच को जोर जोर से खांसी आने लगती है। तब वे ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। फिंच आरवी को एंट्रेंस के पास छांव में पार्क कर देता है और बिना सूट पहने ही रेस्टोरेंट के अंदर भागता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसकी खांसी में खून आ रहा है। अचानक उसे गुड़ैयर के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि गुड़ैयर जेफ के साथ बाहर जाने को तैयार नहीं है। तब फिंच खुद उसका पट्टा पकड़ता है और उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है। वह जेफ से कहता है, तुम आरवी की रखवाली करो। इधर फिंच गुड़ैयर के साथ खेल रहा होता है और उधर जेफ ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाने चला देता है। फिर वह आरवी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। शोर सुनते ही फिंच तुरंत बाहर दौड़कर आता है। उसे देखते ही गुड़ैयर भी उसके पीछे आ जाता है। गुड़ैयर सूरज की तेज किरणों में पैर रखने ही वाला होता है कि एन वक्त पर फिंच उसे रोक लेता है। अब फिंच जेफ को डांटता है और उसे कहता है कि आरवी को बहुत ध्यान से वापस पार्क करो। लेकिन इस बार आरवी की टक्कर सीधे रेस्टोरेंट से हो जाती है। तब गुस्से से भरे फिंच धूप में अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जेफ को दिखाता है कि ध्यान से देखो, यह कितनी बुरी तरह जलता है। वह गुस्से में जेफ पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से गुड़ैयर मर सकता था। बहुत सोच समझकर हर कदम उठाया करो। तुम्हारा असली ध्यान सिर्फ गुड़ैयर पर होना चाहिए। खैर, जब वे फिर से अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं तो फिंच देखता है कि जेफ काफी उदास है। तब वह सोचता है कि क्यों न वह खुद जेफ को गाड़ी चलाना सिखाए। सबसे पहले जेफ को थोड़ी परेशानी हुई और वह इधर उधर टकराता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसे ड्राइविंग की तरकीब समझ आ गई और फिर वह आराम से गाड़ी चलाने लगा। आखिरकार रात होने पर उन्होंने एक जगह रुकने का फैसला किया और साथ बैठकर बेहद खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स का नजारा देखा। अब धरती की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी थी, इसलिए आसमान की ये रोशनियां बेहद साफ और चमकदार दिखाई दे रही थी। जेफ ने सवाल किया कि अगर सूरज की रोशनी इतनी खतरनाक है तो वे रात के समय ही सफर क्यों नहीं करते। इस पर फिंच ने समझाया कि हर तरफ लोग भटक रहे हैं, कई लोग भूखे हैं और परछाइयों में छिपकर हमला कर देते हैं। अगली सुबह जेफ ने गुड़ैयर के भौंकने की आवाज सुनी तो वह भागता हुआ फिंच के पास पहुंचा। फिंच को उल्टियां हो रही थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। जेफ ने पूरी देखभाल की और उसे आराम करने के लिए कहा। अब जेफ खुद गाड़ी चलाने लगा और कुछ ही समय में वे एक नए शहर में पहुंच गए। वहाँ जेफ ने गुड़ैयर को फिंच के पास छोड़ने को कहा और खुद ड्यूई को साथ लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले वे एक अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन वहाँ उन्हें ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। जेफ ने ड्यूई को दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और खुद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, लेकिन उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई अंधेरे से उन्हें लगातार देख रहा है। ऊपर जेफ को कुछ दवाइयाँ और एक जैकेट मिली जिसे उसने तुरंत पहन लिया। फिर उसे एक कैबिनेट मिली जिसमें जरूरत का काफी सारा सामान रखा हुआ था। उधर नीचे ड्यूई को भी खाने का सामान मिल गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा वह एक जाल में फंस गया और वहीं खत्म हो गया। जब फिंच की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके रोबोट वहाँ मौजूद नहीं थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कमजोरी के बावजूद उसने अपना सूट पहना और बाहर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वह ड्यूई तक पहुँच गया। ड्यूई की हालत इतनी खराब थी कि फिंच से देखा नहीं गया, इसलिए उसने ड्यूई का पावर बटन बंद कर दिया। उसी पल उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वह हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सामने कोई और नहीं बल्कि जेफ था। फिंच ने जेफ को जोर से डांटा क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ जाल बिछा हुआ था। अचानक पास से अजीब सी आवाजें आने लगी तो दोनों तुरंत भागने लगे। सीढ़ियों पर फिंच को जोर की खांसी आ गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। आवाजें तेजी से उनके और करीब आ रही थी तो जेफ ने फिंच को उठाया और दोनों फौरन बिल्डिंग से बाहर निकल आए। वे जल्दी से आरवी तक पहुँचे और बिना वक्त गंवाए वहाँ से निकल पड़े। कुछ घंटों बाद जब रात गहरी हो गई तभी फिंच को एहसास हुआ कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। जेफ के पास नाइट विजन था जिससे वह अंधेरे में भी गाड़ी चला सकता था, इसलिए उसने आरवी की सारी लाइटें बंद कर दी। इसके बावजूद वह गाड़ी अब भी उनके पीछे लगी हुई थी। उन्होंने रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, तभी फिंच की नजर सामने बने अंडरपास पर पड़ी। उसने आखिरी पल में स्टीयरिंग घुमाकर आरवी को सड़क से नीचे उतार दिया। जेफ ने उसे समझाया कि आरवी की ऊंचाई अंडरपास से ज्यादा है, हम वहाँ फंस जाएंगे, लेकिन घबराहट में फिंच गाड़ी चलाता रहा ताकि वे अंडरपास के नीचे छिप सके। आखिरकार जेफ की बात बिल्कुल सही साबित हुई। टक्कर की वजह से आरवी की छत पर लगे सोलर पैनल टूट गए। अब वे पूरी तरह खराब हो चुके थे। जेफ ने पूरी ताकत लगाकर आरवी को धक्का दिया और उसे पूरी तरह अंडरपास के नीचे छिपा दिया। अब सब बहुत डरे हुए थे और पीछे वाली गाड़ी के जाने का इंतजार करने लगे। तभी जेफ ने देखा कि फिंच अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी रखता है। किस्मत से वह गाड़ी वहाँ से चली गई। फिंच बाहर निकला और आरवी को हुए नुकसान को देखने लगा। वह खुद को कोसने लगा कि अब तो इसकी मरम्मत भी मुमकिन नहीं। वह समझ चुका था कि इस
हालत में वे सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। जेफ ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन फिंच गुस्से में खुद पर काबू खो बैठा। वह जेफ पर चिल्लाने लगा, मगर जेफ ने हौसला नहीं छोड़ा और आरवी के अंदर जाकर उसने कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कुछ कर दिखाओगे। तभी फिंच ने उसे एक बार फिर अपनी बीती हुई कहानी सुनाई। सोलर फ्लेयर के धमाकों के बाद की शुरुआत में लोग अभी नए तरीकों से जिंदगी जीना सीख ही रहे थे। उसी दौरान फिंच एक सुपरमार्केट पहुंचा, जहां उसे नूडल्स का एक पैकेट मिला। लेकिन तभी उसकी नजर एक माँ और उसकी बेटी पर पड़ी, जिनकी ट्रॉली सामान से भरी हुई थी। उस बच्ची के हाथ में एक बंदूक थी और उसकी माँ बार बार उसे यही समझा रही थी कि अगर कोई भी दिखाई दे तो बिना सोचे गोली चला देना। मौत के डर से फिंच वहीं छिपकर बैठा रहा, लेकिन उसी वक्त एक गुंडा शॉटगन लेकर वहां आ पहुंचा और उन दोनों से सामान मांगने लगा। खींचतान के दौरान उस गुंडे ने कई गोलियां चला दी। जब तक फिंच बाहर आया, माँ और बेटी दोनों की जान जा चुकी थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने बच्ची का बैग देखा, जिसके अंदर से एक डरा सहमा पिल्ला बाहर निकला। उसी दिन फिंच ने उस पिल्ले को अपना लिया और उसका नाम गुडैयर रखा। उसने तय कर लिया कि वह हमेशा उसकी हिफाजत करेगा और उसी दिन से उसने यह फैसला भी कर लिया कि वह अब किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। फिर अगली सुबह फिंच आराम कर रहा था और जेफ आरवी चला रहा था। तभी जेफ ने पोस्ट कार्ड देखे तो उसे पता चला कि सैन फ्रांसिस्को वाले कार्ड पर फिंच के पिता के हस्ताक्षर थे, जबकि बाकी सारे पोस्ट कार्ड एकदम खाली थे। उसी पल अचानक कंप्यूटर ने संकेत दिया कि यहाँ की यूवी किरणें अब उतनी खतरनाक नहीं है। तभी अचानक एक तितली आरवी से टकरा गई। जेफ कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने आरवी रोक दी और फिंच को जगाया। फिंच ने हैरानी से अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन वह जला नहीं। यह देखते ही वो खुशी से झूम उठा और धूप का आनंद लेने बाहर निकल आया। जब उसने आसपास तितलियां और एक खिला हुआ फूल देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कई घंटों के सफर के बाद उन्हें पास के इलाके में कई पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। इस खुशी को मनाने के लिए फिंच ने अपना खास सूट पहना और आरवी रोककर धूप में पिकनिक मनाने बैठ गया। तभी जेफ ने बताया कि उसने पिछली रात सबको पुल पर खड़ा देखा था। यह सुनकर फिंच बहुत खुश हुआ, क्योंकि जेफ अब इंसानों की तरह सपने देखना सीख गया था। फिर जेफ ने उससे पूछा कि उसने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों कहा। इस पर फिंच ने उसे एक नई कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ ने उससे कहा था कि उसके पिता की रगों में वाइकिंग्स का खून बहता है। फिर फिंच ने जेफ को वाइकिंग अंतिम संस्कार की एक तस्वीर दिखाई। फिंच के जन्म से पहले ही उसके पिता चले गए थे। वे एक इंजीनियर थे जो बड़े बड़े पुल बनाते थे और अपने काम के कारण उन्हें अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। फिंच ने कभी उनसे बात नहीं की, लेकिन उसके 15वें जन्मदिन पर उसे एक पोस्ट कार्ड मिला। उसके पिता ने लिखा था कि एक दिन वे अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और उसी खास दिन के लिए फिंच ने यह सूट खरीदा था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद उसे अपने पिता की कोई खबर नहीं मिली। यह कहानी जेफ को बहुत दिलचस्प लगी। उसने कहा कि अगर वे जल्दी निकले तो 18 घंटों में गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं। वही पोस्ट कार्ड तो भेजा था तुम्हारे पापा ने। लेकिन फिंच ने उसे याद दिलाया कि उसकी हालत कैसी है। वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह थोड़े समय में मरने वाला है। फिर उसने एक गेंद फेंकी और जेफ को गुडैयर के साथ खेलना सिखाया। लेकिन जब जेफ ने गेंद फेंकी तो गुडैयर उसे वापस सिर्फ फिंच के पास ही लाकर देता था, क्योंकि वह अब भी जेफ पर भरोसा नहीं करता था। तभी अचानक फिंच की खांसी के साथ बहुत सारा खून निकलने लगा। जेफ ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिंच ने कहा कि तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। फिर उसने जेफ से हाथ मिलाया और उसे गले लगा लिया। आखिरकार फिंच आरवी के अंदर जाकर लेट गया और गुडैयर भी उसके पास चला गया, जबकि जेफ बाहर ही रहकर सामान इकट्ठा करने लगा। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, उसे गुडैयर के रोने की आवाज सुनाई दी और उसी पल वह समझ गया कि फिंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार सम्मान के साथ जेफ और गुडैयर ने मिलकर फिंच को उसके सूट के साथ जला दिया। बिल्कुल वाइकिंग्स के तरीके से अंतिम संस्कार किया। शुरुआत में जेफ को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए, लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि उसने गुडैयर की देखभाल करने का वादा किया था। उसने गुडैयर को खाना खिलाया और फिर उसके सामने गेंद फेंकी। इस बार गुडैयर ने पहली बार गेंद उठाकर सीधे जेफ के पास ला दी। धीरे धीरे खेलते खेलते दोनों अच्छे दोस्त बन गए और गुडैयर ने जेफ को प्यार से गले भी लगा लिया। आखिरकार वे फिर से सफर पर निकल पड़े, क्योंकि वे फिंच की आखिरी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। अंत में जब वे सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो जेफ ने फिंच की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया। फिर वह गुडैयर के साथ गोल्डन गेट देखने गया। साथ ही उसने वहाँ लिखे लोगों के संदेश भी देखे जो उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े थे। यह सब देखकर जेफ ने गुडैयर से कहा कि अब उन्हें इन बचे हुए लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार उसने एक पोस्ट कार्ड पर अपनी टीम की एक ड्राइंग बनाई और उसे टांग दिया और गुडैयर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा।